हेलो दोस्तों, तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज तारीख है 24 फरवरी। हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ रही है। तो देख लेते हैं पहले कि आज क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो ओडिशा गवर्नमेंट का करप्शन से फाइट करने के लिए एक नया मूव आया है। वो क्या है? दिशा को बेल मिली है, उससे रिलेटेड आर्टिकल। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण बिल में संसद की स्थायी समिति ने पास कर दिया है, उससे रिलेटेड जो राजस्थान विधानसभा में विधायकों की जो क्वेश्चन काफ़ी सारे पेंडिंग है, उससे रिलेटेड। और उसके बाद दो तीन एडिटोरियल ये है कि वन साइडेड जो ट्रूथ होता है उसके क्या खतरे हैं। जो अपकमिंग इलेक्शन आ रहे हैं कई सारे राज्यों में, उसमें जो चुनाव आयोग है उसका क्या रोल होना चाहिए और क्या हो रहा है। उसके बाद जो फ्रांस में अभी जो एंटी सेप्टिज्म लॉ आया है उससे मिडिल ईस्ट में क्यों हड़कंप मच चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों का जो दोहरा चरित्र, उससे रिलेटेड आर्टिकल होगा। उसके बाद सीएसआर नियमों में जो भी बदलाव हुए हैं वो, और उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा दिशा को जो अभी लेटेस्ट में दिल्ली की जो पटियाला कोर्ट ने जमानत दी है उससे रिलेटेड है। तो अब इसमें जो लोकल कोर्ट है उसने ये बोला है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें जो नागरिक होते हैं ना, वो सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं मतलब वो सचेत जो सिटीजन होते हैं वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई सिटीजन उनकी नीतियों से, उनकी गवर्नमेंट के पॉलिसीज से एग्री नहीं करता है तो उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि जो राइट टू डिसेंट हमारे सिटीजन्स को होता है, तो आप अगर कोई गवर्नमेंट के पॉलिसी से एग्री नहीं है तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते। और उसके बाद सरकार ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने, जो लोकल कोर्ट है, उसने ये भी बोला कि अगर गवर्नमेंट की ईगो को दिशा ने चोट पहुंचाया है तब भी आप उस पर सिडिशन का चार्जेस नहीं लगा सकते। इसके लिए जज ने जो उस 1942 में जो ब्रिटिश काल की फेडरल कोर्ट थी, उसका एक जजमेंट था, निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम राजशाही। तो ये निहारेंदु कौन थे? ये निहारेंदु बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे। तो इनकी जो पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, उसके लेबर मूवमेंट में भी इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इन्होंने कुछ बोला था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो उस समय भी जो वहाँ की उस समय की जो संघीय अदालत थी उसने यही जजमेंट दिया था कि सरकार के अहंकार को अगर चोट पहुंची है तो महज इसी आधार पर मंत्री पर देशद्रोह का मुकाबला नहीं चलाया जा सकता। तो अब इससे रिलेटेड जो हाई कोर्ट की जो दिल्ली की जो पटियाला कोर्ट है उसकी टिप्पणी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने दिल्ली कोर्ट ने ये बोला कि जो मुखरता लोकतंत्र की निशानी है। मतलब कि सरकारी नीतियों में निष्पक्षता रखने के लिए असहमति, अलग राय, मतभेद, नापसंदगी आदि वैधानिक रूप से मान्य साधन हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट से डिसेंट रखते हैं या हमारी डिफरेंट राय है या हमें इवन गवर्नमेंट का लॉ पसंद नहीं है, तब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसमें आप और ये एक अच्छे लोकतंत्र की भी निशानी है, क्योंकि जब सिटीजन जागरूक होंगे तो वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करेंगे और उससे जो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज होंगे उनमें अच्छे सुधार ही होंगे, उनमें अमेंडमेंट अच्छे से होंगे। तो ये सब एक अच्छे से, तो जो ऐसे जागरूक नागरिक है ना, वो हमारे दमकते लोकतंत्र की निशानी बनते हैं। दूसरा कि हमारी सभ्यता में भिन्न विचार। तो ऐसा नहीं है कि भिन्न विचारों का जो ये है कि जो डिफरेंट व्यूज होते हैं उनको हम आज से एक्सेप्ट करें, नहीं। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसमें भी सदियों से जो भिन्न विचार होते हैं लोगों के लिए, उन भिन्न विचारों के लिए जगह है। तो ऋग्वेद का एक श्लोक, आ नो भद्राह कृत्वो यंतु विश्वस्त, अर्थात हमारे लिए सभी से कल्याणकारी विचार आए। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन से, अगर डिफरेंट व्यू आ रहे हैं, अगर चारों दिशाओं से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो पॉलिसीज या लॉ होंगे वो अच्छा बन के निकलेगा। तो ये हमें व्यू को आमंत्रित करना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, ताकि हम तभी एक अच्छा लॉ बना पाते हैं। थर्ड आर्टिकल, जो थर्ड टिप्पणी है वो है कि असहमति हर एक का अधिकार। तो जज ने कहा कि जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें राइट टू डिसेंट भी आता है। अनुच्छेद 19 में असहमति का हक अंतर्निहित है। उसके बाद जज ने बोला कि टूल किट में उन्हें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी, क्योंकि
व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या अहानिकारक टूल किट का संपादन करना कोई अपराध नहीं है। मान लो अभी अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर अपन को धरना प्रदर्शन कुछ करना है, अगर मैं लीड करता हूं, अगर मैं व्हाट्सएप कोई ग्रुप बनाता हूं या मैं कोई थ्रेड जनरेट करता हूं, उसमें अपन प्लान करते हैं कि हम पहले जयपुर के जो मेन हाईवे उसको ब्लॉक करेंगे, उसके बाद विधानसभा के आगे हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मैं कुछ प्लानिंग करता हूं। लेकिन मेरा जो पर्पस है वो ना तो हिंसा भड़काना या कुछ ऐसा सरकार के अगेंस्ट विद्रोह पैदा करना है, तो ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें राइट टू डिसेंट और राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का भी अधिकार है। और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं जिसे दिशा ने अलगाववादी विचारों का समर्थन किया हो। तो उसमें ऐसा था कि दिशा ने जूम मीटिंग अटेंड की, तो जूम मीटिंग अटेंड करना, उसमें तो 50-60 लोगों ने भी अटेंड की थी और जो डिफरेंट, अब सब पे तो केस नहीं लगा ना। और अगर आप मान लीजिए ऐसे, तो जो अभी वो दिल्ली वॉयलेंस हुआ था उसमें जो सिंधु जो एक्टर था उसकी भी पिक्चर बीजेपी लीडर्स के साथ सर्कुलेट हो रही थी, तो क्या वो उसका समर्थन करते हैं? नहीं, सारे सबूत सतही और हल्के हैं, जांच आज़ादी में बाधक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो उनको आज जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो अब एक बार ये जज राणा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इन्होंने निर्भया केस में भी कुछ बोला था, वो भी हम देख लेते हैं क्या, कि जब तक न्यायिक विकल्प बचे हैं तब तक आरोपी को सुनना जरूरी है। तो जो इन्होंने एक जो आरोपी था उसका डेथ वारंट रोक दिया था। इन्होंने बोला था कि जब तक सारी जो जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं एक्यूज को, वो पूरी नहीं हो जाती, वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम उन्हें सुनना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर किसी को फांसी लग गई, उसके बाद अगर मान लो वो आदमी सही निकला तो उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो संसद में आने वाला वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण बिल है उससे रिलेटेड है। तो अभी जो संसद की स्थायी समिति जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने इसको मंजूरी दे दी है और साथ में कुछ सिफारिशें भी दी हैं, कुछ उनको हम देख लेते हैं। तो ये जब पूरा बिल आएगा संसद में बजट सत्र के बाद, तब हम इसको पूरा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें क्या है कि जो संतान की जो श्रेणी है उसमें दामाद को, बहू को या संपत्ति की हक में जो कोई भी जो हमारे एडॉप्टेड सन होते हैं या जो दत्तक या इवन सौतेले जो संतान होते हैं या कोई रिश्तेदार जो हमारी संपत्ति में हक रखता हो, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है भरण पोषण की। इसके अलावा जो अभिभावक की श्रेणी में हमारे ससुर, सास, दादा दादी, इनको भी अनुमोदित कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो हम बाद में जब आएगा तभी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, कि वो 10,000 की सीलिंग होती है भरण पोषण की, वो हटा दी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिफारिशें स्थायी समिति ने दी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनको डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे आपने फ्रॉड देखे होंगे, ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर अभिभावकों की इकलौती संतान वाले कर्मियों को विशेष छुट्टी मिले, तो अगर कोई सिंगल बेटा बेटी है तो उसको एक्स्ट्रा लीव मिलनी चाहिए अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए। और तीसरा, इन्होंने बोला कि जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, उसमें उनके लिए एक अलग से स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए जो पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन है उनकी कंप्लेंट को सुने, उनके एफआईआर लिखे। अगला आर्टिकल पेपर 3 में यूनिट 3 में हमारा एक टॉपिक है लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन, वो है उससे रिलेटेड है। तो क्या होता है कि विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा, उसमें जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उनको कौन पूछेगा? हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक। और विधायक किससे पूछेंगे? जो विधायक सवाल रखेंगे, फिर उन सवालों को जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनमें भिजवाया जाएगा। तो अभी ऐसा पाया गया है कि जो विधायकों के लगभग 8,500 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। सबसे बदनाम डिपार्टमेंट, इसमें भी बदनाम हमने कल भी देखे थे, आरटीआई में कौन बदनाम है। तो अभी इसमें जो क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ये जलदायी विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इनमें प्रश्नों की संख्या, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको टाइम लग जाता है। तो इनके पास स्टाफ की कमी हो सकती है या कुछ अन्य रीजन हो सकते हैं, उनके कारण भी शायद नहीं आते हो। लेकिन समय पर जवाब नहीं आने के कारण प्रश्न लगाने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो अभी कुछ ऐसा भी है कि जैसे कि लास्ट विधानसभा जो 14वीं विधानसभा है उसके भी 1035 क्वेश्चन है। अब मान लो किसी एमएलए ने वहां के लोकल कोई क्वेश्चन उठाया होगा, उसका आंसर अगर आज देते हैं तो क्या पर्पस साबित होगा? कुछ नहीं। तो जो हमारे पूरे विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है कि हर विभाग में एक सिस्टम होना चाहिए और हर विभाग में अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए,
तो क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट में एक विधानसभा शाखा बनी हुई है, ये पहले से बनी हुई है। इसका काम ही यही होता है कि विधानसभा के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आंसर किया जाए। लेकिन जो ऐसी शाखाओं में जो पोस्टिंग होती है ना, वो बड़ी चिल होती है, तो अधिकारी लोग भी लापरवाही बरतते हैं। तो हमें इससे निपटने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है ना, विधायकों के सवाल थोड़े उलझे हुए होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, तब भी उनका रिप्लाई नहीं मिल पाता है। अगला आर्टिकल एडिटोरियल है। जो भी फ्रांस में जो एंटी सेमिटिज्म, अलगाववादियों से लड़ने के लिए जो एक नया लॉ आया है, उससे जो पूरा मिडिल ईस्ट है जो वो थोड़ा हिल गया है। तो डिस्कस कर लेते हैं ये फ्रांस का कानून क्या है और इसमें नया ऐसा क्या है। तो इसका ओरिजिन की बात करें तो क्या हुआ था, पिछले साल अक्टूबर में एक घटना घटी थी। एक फ्रांस के एक टीचर थे, तो वहाँ के जो एक स्टूडेंट था अब्दुल्ला अजारोव ने उनकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि वो वहाँ पे छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो किसी ने क्या पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था, तो उन्होंने मतलब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बता दिया था। तो इसको गलत मानते हुए अब्दुल्ला अजारोव ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसने अब्दुल्ला की हत्या कर दी। तो उसके बाद पूरे यूरोप में एक क्रोध सा माहौल हो गया था। इससे पहले भी एक चार्लो हेब्दो जो एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी इस्लामिया आतंकवादियों ने हमला बोलकर जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे उनको मार दिया था। तो ये तो था ओरिजिन। अब इस कानून में कहीं पे भी है ना इस्लाम शब्द का प्रयोग ही नहीं है। ये है अलगाववाद विरोधी कानून। क्या? अलगाववाद विरोधी कानून, एंटी सेपरेटिज्म, जो उससे लड़ने के लिए कानून है। इसमें सिर्फ धार्मिक या मजहबी कट्टरवाद की भर्त्सना है, किसी इस्लाम या ईसाईयत की नहीं। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर इस्लाम को टारगेट नहीं करता है। ये जो भी कट्टर, जो भी एक्सट्रीज्म, जो रिलीजियस एक्सट्रीज्म, वो चाहे इस्लाम हो या चाहे ईसाई धर्म से हो, उसको फाइट करने के लिए ये लॉ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि फ्रांस के मुसलमानों को यह समझाना है कि तुम सबसे पहले फ्रांस के नागरिक हो, अफ्रीकी, अरब, तुर्क, ईरानी ये सब बाद में हो। यदि फ्रांस का नागरिक बनकर रहना है तो अलगाववाद छोड़ो। अब फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? वहां पे लगभग 60 लाख मुसलमान हैं। तो अब इस कानून में जो सबसे बड़ा जो जोर दिया गया है वो पंथ निरपेक्षता पे दिया गया है। यह लाइसिटी, जो उनका लोकल लाइसिटी जो बोलते हैं, उस पे जोर दिया गया है। हमारा जो फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट है। इंडिया का सेक्युलरिज्म बोलता है कि सर्वधर्म संभव, सारे धर्म संभव हैं। और वहाँ क्या है ना कि धर्म का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे आप बुर्का पहनो या फिर कड़ा पहनो या कोई भी पगड़ी पहनो, सब अलाउ है। लेकिन वहाँ पे स्टेट के जो भी ऑफिशियल हैं उनके लिए ऐसा कुछ ऑफिसर या ऐसा मतलब स्टेट का धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। तो 1905 में ये कानून आया था पंथ निरपेक्षता का। तो वहाँ पे फाइट क्या थी कि चर्च के जो ईसाई कट्टरवाद थे उनकी दादागिरी को खत्म करना था। इसके बाद हुआ क्या था वहाँ पे कि कोई भी स्टूडेंट जो हो गया या टीचर हो गया, उनको जो न तो क्रॉस लगा सकते थे या यहूदियों की जो टोपी होती है यामुका, उसको क्या बोलते हैं यामुका, या इस्लाम मुसलमानों का जो हिजाब होता है उस पर पहनने की रोक लगा दी थी। तो इस कानून से फ्रांस चाह क्या रहा है? तो फ्रांस एक नए फ्रांसीसी इस्लाम की स्थापना कर रहा है। अब एक तो होता है मिडिल ईस्ट वाला इस्लाम और ये है फ्रांसीसी इस्लाम। तो ये क्या है? फ्रांस को इस्लाम को एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं, इस्लाम को और थोड़ा मॉडरेट बना रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें? जो कई सारे जो अरबी रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि आप नकाब पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते, ऐसी चीजों का विरोध किया गया है। या फिर जो रिलीजियस सिंबल होते हैं जैसे क्रॉस हो गया या हिजाब हो गया, उनको आप नहीं पहन सकते। एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। यदि कोई आपको धर्म के नाम पे डराता है तो उस पे जुर्माना होगा। या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो संसद एमपी हैं उनको यदि मजहबी आधार पर भड़काते हैं तो उसकी भी सजा होगी। मदरसों की जो पढ़ाई होती है वहाँ पे उनकी भी गवर्नमेंट निगरानी करेगी और जो वहाँ उनको जो फंडिंग मिलती है उस पर भी सरकार कड़ी नज़र रखेगी। तो इस तरह से जो एक नया मॉडरेट फ्रांस इस्लाम है उसकी स्थापना के लिए ये लॉ है। लेकिन इसमें इस्लाम का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। इस तरह के कई सारे प्रावधान इस कानून में हैं जो फ्रांस के सभी नागरिकों पर एक समान लागू होंगे, वे चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो।
अब फ्रांस के डेफिनेटली वहाँ पे कुछ लोकल राजनेता होंगे या जो श्वेत संगठन है वो इसको निरर्थक मानते हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, है ना, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन राइटर ये कहना चाहते हैं कि यूरोपियन लोग ये ध्यान क्यों नहीं रखते कि वे जिन बातों को पसंद नहीं करते उन्हें ना करें, लेकिन व्यर्थ कटु निंदा करके दूसरों का दिल क्यों दिखाएं। क्योंकि जो सारे मुसलमान भाई हैं वो क्या सारे सेपरेटिस्ट हैं? क्या वो सारे आतंकवाद फैलाते हैं? नहीं ना, उनमें भी ह्यूमन है, उनमें भी सब अच्छे लोग होते हैं। अच्छे और बुरे हर धर्म में होते हैं, तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। और ये लोग सभी धर्मों के जो बुरे लोग हैं उन्हीं के टारगेट कर रहा है। इसी तरह दुनिया के मुसलमानों को भी समझना होगा कि इस्लाम क्या छुई मुई का पौधा है जो किसी का फोटो छापने से या किसी पर व्यंग करने से मुरझा जाएगा। वे इस्लाम की उस क्रांतिकारी भूमिका पर गर्व करें जिसने अरबों की जहालत को मिटाने में अद्भुत योगदान दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ इससे, क्योंकि अपने थोड़ा रिलीजन के अंदर ना थोड़ा सेंटिमेंट थोड़े लोगों के ज़्यादा जुड़े होते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ पे भी अगर भगवान, आप किसी भगवान का कार्टून बना दो या कुछ कर दो तो उसका विरोध डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये नहीं अगर कोई भगवान राम का कार्टून बना के बोले कि भगवान राम के प्रिंसिपल क्या छोटे हैं, तो क्या वो सिर्फ कार्टून बनाने से दब जाएंगे? तो ये हो सकता है तार्किक रूप से सही भी, लेकिन जो जनता है हमारी थोड़ी धर्म को लेकर थोड़ी भावुक ज़्यादा होती है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट करें। अगला आर्टिकल जो हमारा होगा वो द हिंदू का है, एडिटोरियल। तो अभी जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने करप्शन से लड़ने के लिए एक नई पॉलिसी लाई है, उसमें क्या कर दिया गया है कि मैंडेटरी कर दिया है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो बीजेडी पार्टी हैं उनके, तो पटनायक साहब ने वो क्या गया, जो सरकारी कर्मचारी और जो बीजेडी पार्टी के जो पार्टी फंक्शनरी हैं उनको प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिटर्न कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा? लोकायुक्त में। और एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे पब्लिकली आपको दिखाना होगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे पारदर्शिता आएगी। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन असिमेट्री, जो इंफॉर्मेशन की कमी के कारण जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है वो हट जाएगी। अब ये राइट डायरेक्शन में एफर्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर देते हो तो आप फिर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगे, क्योंकि आपको डर रहेगा क्योंकि अगली बार भी आपको वापस प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फिर आप एकदम से बढ़ा के बता नहीं सकते कि हाँ ये कैसे बढ़ी। तो करप्शन को पहले ही प्रिवेंटिव करप्शन को जो फर्स्ट स्टेज होती है हमें उसी पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छे लॉ हम बना देते हैं कि करप्शन होने के बाद उनको ये सजा होगी वो होगी, लेकिन करप्शन को अगर हम होने से ही रोक दें तो उसमें ये एक अच्छा स्टेप है। हाँ, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में आ चुका है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बड़ा गंदा है, क्योंकि जो उसमें भी ऐसा प्रोविजन है कि जो ऑफिसर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना होगा, लेकिन ये डिसीजन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इसको बार बार टाल दिया जाता है। अब करप्शन से रिलेटेड एक बढ़िया सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये किसने दिया है? रॉबर्ट किलगार्ड ने। रॉबर्ट किलगार्ड बोलते हैं कि करप्शन किन चीज, उन्होंने बोला कि 3 चीज पे डिपेंड करता है। किस किस पे? मोनोपोली पे, डिस्क्रिशन पे, अकाउंटेबिलिटी पे। कैसे? अगर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और कुछ नहीं है तो वो अपनी मनमर्जी करेगा तो मनमर्जी पैसे भी लेगा, करप्शन भी होगा। डिस्क्रिशन, अगर वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां पे अधिकारियों को थोड़ी छूट है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली करप्शन होगा। अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो वहां पे करप्शन होगा। तो ये करप्शन का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे बन जाता है M+D-A। मोनोपोली और डिस्क्रिशन को जोड़ो, अकाउंटेबिलिटी को घटाओ। अब राइटर बोलते हैं कि मेरा इसमें एक और वेरिएबल आप ऐड कर लीजिए, वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, कि जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा वहां पर करप्शन उतना ही कम होगा। ये आप भी सोच सकते हैं, लॉजिकल बात है। तो उन्होंने नया फॉर्मूला दे दिया है। अगर आपसे कोई करप्शन पे बात करने को बोले तो आप सिंपल सा बोल दिए कि मोनोपोली को कम कीजिए, डिस्क्रिशन को कम कीजिए और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाइए और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए। इन चारों को मिलाकर हम करप्शन से फाइट कर सकते हैं। अब आगे वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो प्रिवेंटिव स्टेप है, अच्छा है, लेकिन जब तक पनिश आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ इसने करप्शन किया है, तो
करप्शन पे इतने कठोर प्रावधान, इतने कठोर सजा होनी चाहिए। और सर्टेनिटी मतलब हाँ होगी, हल्के में नहीं कि 10 साल तक केस चल रहा है, 15 साल तक केस चल रहा है, नहीं, उसको डर लगे करप्ट ऑफिशियल को, तो ये होना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारा मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होता है किसका, इनकम को रिलेटेड, वो कैसा होता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, रेड किया जाएगी। तो ये हमें ये थोड़ा क्या होना, एडहॉक हो गया कि मुझे रिपोर्ट मिली है, इंटरनल रिपोर्ट मिली है, फिर मैं किसी ऑफिसर के यहाँ पे जाऊंगा कि बताओ तुम्हारी संपत्ति दिखाओ, क्या ये कहाँ कहाँ से अर्जित की है। तो हमें एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जरूरत है। हमें एक जो हमारी इंस्पेक्शन ऑफ जो टारगेट हैं, हमें जिन ऑफिसर्स को टारगेट करना है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए हमें एक सिस्टम होना चाहिए। उसमें क्या हो कि रेंडमाइज ऑडिट हो, किसकी सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की सहायता से, और उसमें ह्यूमन का एलिमेंट ही ना हो। तो मतलब जैसे सारे कर्मचारियों के डेटा है, किसी भी कोई भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के डेटा है, तो मैं और आर्टिफिशियल मतलब एआई से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कि हाँ आज इस सेल के यहाँ पे जाएंगे और इस पर रेंडम हम चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा डर रहेगा और इसमें ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। मतलब सिंपल सा, अगर मान लो मैंने कुछ कोड जनरेट कर दिया कि हाँ किसी के इनकम, किसी डिपार्टमेंट में संपत्ति अगर एक साल में, मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, ये कोड में लिख दिया कि किसी की संपत्ति 1 लाख एक साल में उसकी सैलरी से 2 गुना डबल हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वहां पे ऑडिट हो, तो अच्छा है ना। तो इसमें क्या होगा कि अपने आप सिस्टम बता देगा कि हाँ अरे इस ऑफिसर की जो प्रॉपर्टी थी वो डबल हो गई एक साल में, अब उसकी सैलरी से डबल हो गई, तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो सकता है, तो पकड़ो उसको। अगला स्टेप क्या हो सकता है कि जो विसिल ब्लोअर हैं, जो खुद आके डिपार्टमेंट में आगे करप्शन को उजागर करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की बड़ी जरूरी है। हमारे पास डेफिनेटली विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, लेकिन ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, तो इसे ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि करप्शन के कई इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है, बिल्कुल होती है। तो यूएन ने एस्टिमेट किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो विकासशील देश हैं, वो लगभग $1.26 ट्रिलियन करप्शन की वजह से, थेफ्ट की वजह से, टैक्स इवेजन की वजह से, कर चोरी की वजह से नुकसान में जाते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी जो लोगों का सिटीजन्स का जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट में, जो भरोसा होता है, वो भी इरोड होता है, वो भी खत्म होता है, तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचता है। अगला एडिटोरियल हम देख लेते हैं कि जो अभी 5 राज्यों में, असम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, तो उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों मिसिंग हो रहा है, क्यों? तो आपने देखा होगा कि अभी दीदी अमित शाह की फाइट चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई देवी, बात यहां तक पहुंच गई है कि चुनाव को देवी बनाम श्री राम बनाने का प्रयास होने लग गया है। तो क्या हम कोई विधायक चुन रहे हैं या किसी मंदिर का पुजारी या मस्जिद का मौलवी? तो क्या इलेक्शन कमीशन इतना साइलेंट क्यों है? तो उस पर राइटर का व्यू है। तो राइटर यही कहते हैं कि क्या आचार संहिता बनी हुई है तो उसको कोई दल मानने को तैयार क्यों नहीं है, और तैयार है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? तो चुनाव आयोग का जो उस एक जमाने में रोल हुआ करता था, टी शशांक जब सीए थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे उस टाइम पे, तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी वायलेट होगा तो पनिश किया जाना चाहिए। अभी ये हर राज्य में का एग्जांपल देंगे, जैसे कि अभी पुडुचेरी में क्या हो गया कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो अब हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि पर्टिकुलरली मैं नहीं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे कि ये पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त थोड़ी ज्यादा करती है। तो राइटर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है ये खरीदते हैं, लेकिन आप बिकते क्यों हो? अगर बाजार में खरीदार तभी आएंगे जब आप बिकने को तैयार हो। तो हर जो पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके एथिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें स्विच करने को या करोड़ों रुपए देकर स्विच करने को बोले तब भी उनके एथिक्स नहीं डगमगाने चाहिए। तो फर्स्ट बात यह है कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके एथिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तीसरा, जो राजनीति में धर्म का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्वियसली ये सेक्शन 123 और जो अब हम इस पे अलग से एक एडिटोरियल बनाएंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का क्या क्या इश्यू हैं उस पर। तो ये तो पहले से है कि जो आरपी है उसमें साफ है कि आप राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसको हमें स्ट्रेंथन बनाना होगा।
तो राइटर बोलते हैं कि जिस दिन देश की जनता विकास के मुद्दे पर प्रत्याशियों की चयन करेगी उसी दिन देश में लोकतंत्र का उदय होगा। चुनाव कहने को एक पवित्र शब्द है, लेकिन मैदान में यह एक फ्री हैंड दंगल जैसा है, न कोई कहने वाला है न रोकने वाला। दरअसल जिम्मेदारी, अगर चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है या पुलिस को एक्शन हेट स्पीच पे एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वी सिटीजन्स की है। हम उस चुनाव को पटरी पर ला सकते हैं। हमें तय करना होगा कि किसी भी पार्टी से पहले देश है और देश के साथ हम खड़े हैं। अब सोशल मीडिया पे भी ये राइटर बोलते हैं कि क्या सोशल मीडिया चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसको सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे हेट स्पीच और कई सारे जो इलेक्शन के टाइम पे बोल बच्चन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो लोगों को धर्म और जाति में बांटता है। लेकिन ये इलेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन जो डिवाइडेशन जो सोसाइटी में हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है, तो ये डैमेज एक परमानेंट होता है। तो क्या चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? तो ये 4 बातें हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो, इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन ले। दूसरा, एथिक्स अच्छे हो। तीसरा, जो धर्म का इस्तेमाल हो वो नहीं हो। चौथा, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए इलेक्शन के टाइम पे। अगला आर्टिकल, एक तरफा सत्य, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं ऐसे एथिक्स के लिए हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम सब जानते हैं कि अभी जो देश में का है ना, जनमानस है ना, 2 विपरीत धाराओं में बटा हुआ है। मतलब 2 व्यू हो गए हैं, दोनों एक्सट्रीम है, एक अगर प्लस है तो एक माइनस है, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं। तो हर कोई भी घटना हो गई, हम उसको 2 एंगल से देखते हैं, बिल्कुल या तो बिल्कुल एंटी देखेंगे या बिल्कुल फेवरेट वाला देखेंगे। तो अगर हम मंदिर में चंदा नहीं दिया तो देशद्रोही घोषित हो जाएंगे, अगर हम 3 तलाक को गलत बताएंगे तो हमें भक्त घोषित कर देंगे। तो क्या एक ट्रुथ जो सही होता है, सही की कोई जगह नहीं है क्या हमें हमेशा देशद्रोही और भक्त के बीच में क्या कोई जगह नहीं है क्या? उसके बाद जैसे भी कुछ ने बोला कि लॉकडाउन अच्छा था, कुछ ने बोला लॉकडाउन बर्बाद करने वाला था। तो वही है कि दोनों एक्सट्रीम वाले व्यू हैं। मतलब हम सत्य में तो हम जी नहीं रहे, क्योंकि अगर सत्य होगा तो एक ही तथ्य का सापेक्षिक सत्य इतना विरोधाभासी क्यों हो सकता है? हमें ओपन रहना चाहिए, जितने भी आर्गुमेंट आते हैं उनको सुनना चाहिए। हमें प्रिजुडाइज जो हमारे दिमाग में पहले से बैठे हुए हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट खराब है या ये गवर्नमेंट अच्छे हैं, या इसने इस गवर्नमेंट के किसी फैसले को अच्छा बता दिया तो ये भक्त हो गया, अगर इसने गवर्नमेंट ने के इस फैसले का विरोध कर लिया तो ये देशद्रोही हो गया। तो इस तरह की जो हमारी मानसिकता बन चुकी है, हमें उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि जैसे अभी सीए में था तो राष्ट्रद्रोह का ठप्पा लगा देते हैं, तो ये सब गलत है। मतलब हमें बिल्कुल ओपन रहना पड़ेगा, और जो एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है ना, उससे प्रेजुडिस छोड़ के उससे दूर जाना होगा। हमें ट्रुथ को अपनाना होगा, और ट्रुथ दोनों के बीच में है। अगला आर्टिकल, जनप्रतिनिधियों का दोहरा चरित्र। ये क्या है? अभी राजस्थान में बजट प्रोसेस होने वाला है और सबको 10-10 हज़ार के तो टेबलेट दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं कि जब हर विधायक को 90,000 रुपए लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबलेट के पहले ही मिलते हैं, तो आप 40,000 के ब्रीफकेस और टेबलेट क्यों दे रहे हो? जब पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने हम 40,000 करोड़ का जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, राजस्व घाटा चल रहा है, उसके बाद भी आप ऐसा फ्री फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? आप कर्मचारियों की 15 दिन की तनख्वाह रुकी हुई है। तो इस तरह राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो आपका जो खजाना है ना, उसके एक एक पैसे का सदुपयोग करने की जरूरत है। ध्यान रहना चाहिए कि जनता का पैसा जनता के ही काम आए। तो राइटर यही बोलते हैं कि जब नेताओं को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो वो सब एक साथ हो जाते हैं, और जब ऐसे कुछ जो ऐसे पैसों का गलत यूज होता है तो सब कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये दोहरा चरित्र है, उससे दूर जाना होगा जनप्रतिनिधियों को। अगला आर्टिकल हमारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से है। सीएसआर में के नियम में कुछ बदलाव किए हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव है कि अब मल्टी ईयर सीएसआर होगा। पहले क्या होता था कि ईयरली होता था, तो अब अगर मैंने मान लो मेरा टारगेट, मुझे जो प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर करना होता है 2%, अगर मेरा मान लो मुझे 1000 करोड़ शेयर करने थे, अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ लगा दिए और उसके जो प्रोजेक्ट है ना वो लंबा चल गया, 2.5 साल चल गया, तो मेरे तो 1500 करोड़ ज़्यादा भी लग गए और वो 2.5 साल भी चल गया, तो वो अगले साल काउंट नहीं होता था। तो अब क्या हो गया कि मल्टी ईयर सीएसआर है, तो अब 3 साल तक आप उसको जो आपने उसको अगली बार काउंट करवा सकते हो अगले ईयर के लिए। और इससे क्या होगा कि जो लंबे प्रोजेक्ट हैं कॉर्पोरेट सीएसआर में वो ले पाएंगे। दूसरा क्या है कि अभी जो
प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, जो कंपनियां क्या करती है, प्राइवेट ट्रस्ट को बोल देती है कि हाँ यहाँ पे आप हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव ले लेना या कुछ इंप्लीमेंट कर देना, जो भी उन्हें एक्टिविटीज करवानी है। तो अब इसमें ये भी बोल दिया गया है कि अब ऐसा नहीं करवा पाएंगे। उसके अलावा अब एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। जो भी जिन भी कंपनियों का जो CSR का ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले 3 साल में, तो उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होगा उनके प्रोजेक्ट का कि हाँ इस प्रोजेक्ट का इतना फ़ायदा हुआ है या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हुई हैं, कुछ फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ है, कि हमने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट किया भी या नहीं है। CSR का पर्पज़ क्या है, समाज को कुछ वापस देना। तो जो भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ से ज़्यादा होंगे उनका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप रेस्ट्रिक्ट कंपनीज फ्रॉम ऑथराइजिंग इधर ए सेक्शन 8 कंपनी और ए रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट टू कंडक्ट CSR प्रोजेक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो अब उनके बिहाफ पे आप नहीं कर सकते प्राइवेट ट्रस्ट कोई भी। अगला चलते हैं, अगला आर्टिकल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से। तो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट फटाफट देख लेते हैं कौन निकालता है। ये टाटा ट्रस्ट निकालता है। किसके साथ, जो भी जस्टिस से रिलेटेड NGO हैं उनमें उनके साथ मिलकर, जैसे कॉमन कॉज हो गया, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव हो गया, दक्ष हो गया। तो ये सेकंड एडिशन था, 19 में एक एडिशन आया था, उसके बाद 2020 में आया था। तो ये 4 पिलर पे, जो जस्टिस डिलीवरी के हमारे 4 पिलर हैं, कौन कौन से, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड, उन पे रैंक निकालता है। तो राजस्थान को कुछ मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। जो जेलों के सुधार, जो जेल के मामले में राजस्थान ने टॉप किया है। और ओवरऑल अगर हम जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। तो राजस्थान ने प्रिजन में, जो जेलों में अच्छा बजट यूटिलाइज किया, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग थी उसको कम किया, तो उसके आधार पर मिला है। और एक छोटा सा आर्टिकल है कि उचित, जो PDS में करप्शन कम करने के लिए जो उचित मूल्य दुकानदार है ना, वो सत्यापित माप से ही तोलकर गेहूं का वितरण करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप CS हो तो ये आर्टिकल आपको कुछ पता होना चाहिए। अब जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसने भविष्य के लिए कुछ सजेशन दिए हैं, हम उन सजेशन को भी देख लेते हैं। पहला सजेशन दिया है कि पहला ये सजेशन इसलिए है कि जुडिशरी को कैसे अच्छा, जस्टिस डिलीवरी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो पहला सजेशन है कि न्याय व्यवस्था को आवश्यक सेवा के रूप में नामित करें। तो ये बिल्कुल एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल सर्विस के रूप में नामित करें। इससे क्या होगा, अगर एसेंशियल सर्विस होगी तो एसेंशियल सर्विस होगी। दूसरा, हमें एक कॉस्ट बेनिफिट बनाना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जुडिशरी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जुडिशरी में अगर हम जज बढ़ाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो उसका खर्चा, और अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से कितना दिक्कत आती है, कितनी अव्यवस्था होती है, जस्टिस में कितनी डिले होती है। तो उसका एक कॉस्ट बेनिफिट दिखाकर हमें जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरना होगा। तीसरा, जब भी हम रिक्त पदों की भर्ती करते हैं या फिर जो जितने भी जज होते हैं, तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें जो प्रॉपर महिलाएं हो, प्रॉपर SC ST OBC, इन सारे जो धार्मिक माइनॉरिटी हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। न्यायपालिका की स्थापना समाज की विविधता को दर्शाती है, जिसके लिए कार्य करता है। अगला यह है कि हम कानूनी सहायता क्लिनिक बना सकते हैं जो ग्रामीण लोगों को लीगल एड के तौर पर काम करें। जो अभी जो गांव और शहर में जो न्याय की जो पहुंच है उसमें जो काफ़ी असमानता है, इनइक्वलिटी है, उसको कम किया जाए। और जो न्याय के जो सारे पहलू हैं उनमें उनको बजट सुनिश्चित किया जाए। मतलब न्याय के जो सारे पहलू हमने डिस्कस किए, पुलिस को स्ट्रेंथन करना होगा, जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, प्रिजन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लीगल एड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इन सब पे बजट आवंटन होना चाहिए। अब अगले छोटे छोटे आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो 2000 अभी चीन का और इंडिया का इशू चला था 2020 में, और अभी खत्म ही हुआ है लेटेस्ट में लद्दाख में, अभी भी चल ही रहा है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। तो क्या चीन से हमारे ट्रेड पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। जबकि 2020 में हमारा चीन के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ। तो चीन 2020 में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। 2019 में कौन था? US। तो क्यों?
इंडिया ने कई सारे एफर्ट भी लगाए, चीनी ऐप बैन की, आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान चला है इतने बड़े, तो हम इसके बावजूद भी हेवी मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, होम अप्लायंस, इन सब के लिए चीन पे डिपेंडेंस है, एपीआई, इन सब के लिए चीन पे डिपेंडेंस है। तो इनको इसलिए हमारा ट्रेड पार्ट, और अमेरिका में तो स्लो डाउन आ गया था, तो अमेरिका में भी थोड़ा हमारा ट्रेड कम हो गया था, तो ऑब्वियसली चाइना के साथ बढ़ गया। उसके बाद जो नेपाल में जो सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद भंग करने का जो ओली का फैसला है वो पलट दिया है। उसके बाद जो फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया का जो विवाद चल रहा था मीडिया बार्गेनिंग कोड पर, जो उनको थोड़ा रेवेन्यू शेयर करने की बात पर, जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनको, लोकल मीडिया हाउस है उनको थोड़ा न्यूज़ शेयर उनका थोड़ा रेवेन्यू शेयर करने के लिए, तो उस पर अब दोनों के बीच में थोड़ी सी थोड़ी सा एग्रीमेंट हो गया है। वो क्या है कि अब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए जो एक फिक्स इनकम जो वो एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे वो चुकाएंगी, और फेसबुक ने इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अभी अर्जुन MK-1A, ये क्या है, एक टैंक है, इसके लिए गवर्नमेंट की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने मंजूरी दे दी है। अगला छोटा सा आर्टिकल, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी मंजूर नहीं की तो 15 मई से मैसेज बंद हो जाएंगे। ये प्राइवेट जो आया था उसके बाद काफ़ी बवाल भी होता है कि उसमें वो पेरेंट कंपनी और अन्य कंपनियों के साथ डेटा शेयर कर पाएंगे। तो देखते हैं, इस पर कुछ अच्छे आर्टिकल आने चाहिए, ये तो मनमानी हो जाएगी। अगला छोटा सा जनरल नॉलेज कि सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा। और हम बार बार बात करते हैं कि राजस्थान में पेट्रोल पे सेस ये सब ज़्यादा, ये वेट ज़्यादा लगते हैं, तो लेकिन राजस्थान में पेट्रोल डीजल ही नहीं, अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वाहन रजिस्ट्रेशन भी 4 से 6% महंगा होता है। तो हालत ये है कि रजिस्ट्रेशन महंगा होगा तो कहीं दूसरे आसपास के पड़ोसी राज्य में सस्ता होगा, तो हम क्या करेंगे, गाड़ियाँ वहाँ से रजिस्टर करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि 3% गाड़ियाँ तो लगभग हमारे दूसरे राज्य में ही रजिस्टर्ड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 25 को, और तब तक के लिए बाय बाय।